इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हमें शर्फ़ इंसानियत मिला और जिनकी वजह से इंसानियत को अरूज मिला। आज का जो टॉपिक है बहुत ही दर्दनाक टॉपिक है, बहुत ही दुखी टॉपिक है कि हमारा मुल्क हमसे सवाल करता है। वो कौन लोग हैं? हमारा मुल्क हमसे पूछता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। हमारा मुल्क हमसे पूछता है। बात शुरू करने से पहले मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। 2010 के अंदर हम लोग यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे कराची के अंदर। तो कराची यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है कि एक दिन हम यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे तो अचानक हमें घर से कॉल आई कि जल्द अज जल्द जो है यूनिवर्सिटी छोड़ के घर पहुँचे, हालात ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि जो लोग कराची के अंदर रहे हैं, हालात ख़राब होने का मकसद वो जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब होते हैं। तो हमें भी इस बात का इदराक था कि कहीं ना कहीं कोई हंगामा हो चुका होगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी अपनी क्लास से बाहर निकलकर गेट तक पहुँचे तो गेट पर अफरा तफरी का आलम था। काफ़ी सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे लगता था कि भूचाल आ चुका है, ऐसे लगता है कि तबाही और बर्बादी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। जब हम रोड पर पहुँचे, रोड तक पहुँचे तो वहाँ पर देखा बहुत सारी ट्रैफिक जो थी वो जाम हो चुकी थी, गाड़ियाँ फंस चुकी थीं और कई ऐसी गाड़ियाँ हमें नज़र आईं जिनको जलाया जा रहा था। तो एक दोस्त के साथ बाइक पर बैठे और हम घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में हमने बहुत सारी बसों को जलते देखा, बहुत सारी बिल्डिंग को जलते देखा, बहुत सारे बैंकों को लूटते हुए देखा। जब हम घर पहुंचे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हुआ क्या है। एक वहाँ के एक एमपीए थे, उन एमपीए साहब को किसी ने कत्ल कर दिया था। तो उसके रिएक्शन के अंदर अवाम का गम और गुस्सा देखने के काबिल था। अवाम बाहर आ गई, उसने रोड ब्लॉक कर दिया। अवाम बाहर आ गई, उसने बसों को जलाना शुरू कर दिया। अवाम बाहर आ गई, उसने इमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अमलाक बाहर आ गई, उसने सरकारी दफातर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और अवाम बाहर आ गई जिसने थानों को जलाना शुरू कर दिया। ये 2010 की बात है। अगर हम तारीख के जो सफ़ात हैं उनको थोड़ा पीछे लेके जाएं तो 2007 के अंदर, दिसंबर 2007 के अंदर भी हमारे मुल्क के अंदर एक दर्दनाक वाक़या हुआ था। जिस दर्दनाक वाक़े के अंदर एक सियासी लीडर की मौत हुई थी, असासिनेशन हुआ था, उसका सियासी कत्ल था। उस सियासी कत्ल का जो नतीजा निकला, तकरीबन 15 से 20 दिन तक अंदरूने सिंध और सिंध का जो बाकी इलाका था, कराची का इलाका था, वो सारे का सारा बंद हो गया था। उस वक्त भी हम कराची के अंदर ही थे। हमने अपनी आंखों से देखा कई दुकानें जल रही थी। हमने अपनी आंखों से देखा कई लोगों पे स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी। हमने अपनी आंखों से देखा कई बसों को जलाया जा रहा था, कई बैंकों को लूटा जा रहा था। तो इस बात को करते हुए मुझे इब्न इंशा का एक जो है लिखा हुआ लफ्ज़ याद आता है कि मुल्क के अंदर जब तबाही फैलाने वाले तबाही फैला रहे थे तो मैंने एक बंदे के हाथ को पकड़ा और इससे पूछा, ये जो बिल्डिंगों को तबाह कर रहे हो, जला रहे हो, घिराओ और जलाओ कर रहे हो या किसी को मार रहे हो, क्या ये दुश्मन मुल्क की गाड़ियां हैं जिनको जला रहे हो तुम? क्या ये जो इमलाक जिनको तुम नुकसान दे रहे हो ये दुश्मन मुल्क की हैं? क्या जिनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हो ये गैर मुस्लिम है, इंडिया के आए हुए हैं, रा के एजेंट आए हुए हैं? कौन हैं ये लोग? क्या हमारे मुसलमान नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के लोग नहीं हैं? उस सियासी असासिनेशन के बाद मुझे याद पड़ता है कम से कम 600 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज़्यादा गाड़ियों को जला दिया गया था। कई बैंकों को आग लगा दिया, एटीएम उठा के लोग घरों को ले गए।
जैसे लूट का माल उनके हाथ आ चुका था। इसी तरह का एक और वाकया भी हुआ जब हमारे गवर्नर साहब को कत्ल कर दिया गया, तो फिर भी मुल्क के अंदर एहतजाज हुआ, मुल्क के अंदर मसाइल हुए। रिसेंटली मेरा जो बात करने का मकसद यह था कि रिसेंटली हमारे एक और सियासी लीडर को गिरफ्तार किया गया है किसी वजह के ऊपर, किसी चीज़ की बुनियाद बना, किसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उस सियासी लीडर को गिरफ्तार कर दिया गया। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो देखे मैंने, वो आफ्टर इफेक्ट्स बताने का आज दिल कर रहा था, लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है। मैंने खुद देखा लोग रोडों के ऊपर भाग रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे, पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही थी, लोग आर्मी को गालियां दे रहे थे, आर्मी उनका दिफा कर रही थी, फिर भी लोगों के घरों के अंदर जाके घरों को जला रहे थे, सरकारी महकमों के अंदर जाके सरकारी दफातर को जला रहे थे, रिकॉर्ड को खत्म कर रहे थे। मैंने एक दर्दनाक तस्वीर भी देखी जिसमें एक जहाज को जला दिया गया था। मैंने एक और दर्दनाक तस्वीर भी देखी जिसमें लोग लहू में लथपथ थे, इनके ऊपर गोलियां बरसाई गईं। मैं आपसे सवाल करता हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या हमारी जनरेशन यही कुछ देख के जवान होगी? आप हमारी इस तारीख के अंदर पिछले 10 साल को देख लीजिए, 10 से 15 साल को देख लीजिए, कहीं बम ब्लास्ट होता है, कहीं डकैती होती है, कहीं चोरी होती है, कहीं लोगों के हकूक़ की पामाली होती है, कहीं तशद्दुद होता है, कहीं और मसाइल होते हैं। क्या इन्हीं मसाइल के साथ हम अपनी नस्ल नौ की तामीर कर सकेंगे? कहीं सियासी कैदी बनाए जा रहे हैं, कहीं सियासी अफरा तफरी फैली जा रही है। ये जो नौजवान हमारे आ रहे हैं हमारे मुल्क को संभालने के लिए, मुझे ये बताइए ज़रा, इनकी तरबियत ऐसी किसने की है? ये कौन लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं? ये कौन से ऐसे नौजवान आ गए, कौन सी ऐसी कॉमन पब्लिक आ गई है जो मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचा रही है, जो मुल्क की गाड़ियों को जला रही है? एक बंदे के मरने पर 500 बंदों को कत्ल कर दिया जाता है, एक बंदे के मरने पर पूरे 5000 गाड़ियां जला दी जाती हैं, एक बंदे के मरने पर पूरे इलाके को आग लगा दी जाती है। ये कौन सी मोहब्बत है? मेरा मुल्क आपसे पूछता है, ये कौन से सियासी वर्कर हैं, ये कौन से सियासी लीडर हैं, ये कौन सी तरबियत है? ये हमसे आज हमारा मुल्क हमसे पूछता है। क्या हमसे गलती तो नहीं हो रही? क्या हम किसी चीज को भूल तो नहीं रहे कि ऐसे हालात जो कोई पैदा कर रहा है, उन हालात के पीछे कौन सा ऐसा आला कार है, कौन सी ऐसी कुव्वत है जो हमारे मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है? क्या कभी आपने इस बात को चेक किया है? कभी आपने इस बात को नोट किया है? क्या राज जो है जिसने अपनी टांगें फैलाई हुई हैं, दुश्मन मुल्क के एजेंट्स हमारे इलाके के अंदर फैले हुए हैं, हमारी फोर्सेस के अंदर भी मौजूद हैं, हमारे सियासी लोगों के अंदर भी मौजूद हैं, हमारी कॉमन पब्लिक के अंदर भी मौजूद हैं? क्या उन्हीं की कारस्तानी तो नहीं है ये सब कुछ? मैंने तो नहीं देखा किसी आम पब्लिक को कि आम पब्लिक इतना ज्यादा वहशी हालत के अंदर जाए और इलाके को पूरे जला के राख कर दे। मैंने ऐसी आवाम कहीं नहीं देखी। इस इस्ताल के वक्त कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फायदा उठाती हैं? आज हमारा मुल्क जो खून के आंसू रो रहा है, हमारा मुल्क आज सबसे सवाल करता है, मेरा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म क्या है? ये शऊर नहीं चाहिए मुझे, ऐसे तरक्की याफ्ता अवाम नहीं चाहिए मुझे, ऐसे वर्कर नहीं चाहिए मुझे, ऐसे सियासी लीडर नहीं चाहिए मुझे, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए मुझे, ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं चाहिए मुझे। आज मेरा मुल्क ये आपसे सवाल करता है, पूछता है, जो खुद खून के आंसू रो रहा है, वो कहते हैं ऐसे लोग नहीं चाहिए मुझे जो मेरे ही सीने पर बैठकर मेरे ही सीने के अंदर खंजर डालते हैं और खून निकाल के चूस लेते हैं। क्या वो मेरे साथ मुखलिस हैं? क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी में मुझे किसी और दुश्मन की फिक्र करनी चाहिए?
आज मेरा मुल्क आपसे सवाल करता है। मेरे दोस्तों, इस बात को समझिए, इसको समझने के बाद लोगों में शेयर कीजिए, शऊर दीजिए। तरक्की याफ्ता अक़वाम के अंदर भी एहतजाज होते हैं, तरक्की याफ्ता अक़वाम के अंदर भी कानून पर अमल दरामद होता है, लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, लोगों को कत्ल भी किया जाता है, लोगों का असासिनेशन भी होता है। क्या आवाम अपने ही मुल्क के साथ फिर दुश्मन हो जाती है? क्या आवाम अपने ही मुल्क के लोगों को मारना शुरू कर देती है? क्या ऐसा एहतजाज कहीं पर दुनिया के अंदर महज़ब कौमों के अंदर आपको देखने में आता है कभी? कम अज़ कम मुझे तो देखने में नहीं आया। तो महज़ब कौम और महज़ब मुआशरा बनिए। महज़ब कौम और महज़ब मुआशरा वही होता है जो मुल्क के साथ मुखलिस होता है, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी होती है। जब तक आप महज़ब कौम नहीं बनेंगे, आप कभी भी तरक्की याफ्ता कौमों के अंदर आ ही नहीं सकते। तो आज मैंने दर्द दिल आपके सामने रखा है। इस दर्द दिल को समझिए, इस पे अमल कीजिए, खुद भी, दूसरों के अंदर दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप भी सोचें, फिक्री सोच, फिक्री आज़ादी रखें, अपनी सोच की आज़ादी रखें। जब आप खुद सोचेंगे कि हमारा मुल्क हमसे क्या तकाजा करता है और हम क्या कर रहे हैं, तब आप भी तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अल्लाह आपका, हम सब का हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।